बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की जानिब से ये प्रोग्राम दर्द व दवा में खुश आमदीद। आज हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे मुआशरे में बड़ा आम है, ऐसे लोग कहते हैं, और वो है डिप्रेशन की बीमारी जिसके साथ दर्द भी हो। दर्द भी एक आम शिकायत है और डिप्रेशन या मायूसी भी एक आम शिकायत है। अगर ये दो बातें अगर किसी मरीज़ में हो, अगर ये दोनों शिकायतें हो, तो एक दूसरे से इसका क्या ताल्लुक़ है? अगर दर्द हो तो उससे डिप्रेशन को क्या होता है? अगर डिप्रेशन हो तो उसमें दर्द को क्या होता है? अगर दर्द बहुत अरसे तक रहा हो तो उससे और क्या शिकायतें होती है जो मरीज़ को मुतासिर करती हैं? अब आम तौर पर जो है, अगर कोई मसला हो या कोई शिकायत हो या कोई ऐसी बात बनी हो तो हम सब मायूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त में हम ठीक हो जाते हैं, बात आगे बढ़ती है। अगर किसी को थोड़ा सा कहीं दर्द हो कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर मुतासिर होता है, उसके बाद जो है ठीक हो जाता है, बात आगे बढ़ती है। मसला तब आता है कि जब ये दोनों शिकायतें या इसमें से एक शिकायत इतनी हो कि वो ठीक ही ना हो रही हो और उसके बाद बहुत सारी और बातें साथ आती है, और जिसमें एक है डिप्रेशन, या डिप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसमें फिर कभी कभार दर्द की शिकायत आती है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची के दो माहिर नफ्सियात हैं, साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर इकबाल अफरीदी, जो प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर पर हैं, और हमारे साथ है डॉक्टर नईम सिद्दीकी, जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकेट्री यूनिट सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, जो SIUT के नाम से हम जानते हैं, उसमें है। डॉक्टर अफरीदी, डॉक्टर सिद्दीकी, आपका खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। बहुत ही शुक्रिया कि आप आज आए हैं और हमारे नाज़रीन के साथ इस गुफ्तगू में शरीक हुए हैं। डॉक्टर अफरीदी, मैं आपसे ये पहले पूछना चाहूँगा कि डिप्रेशन के क्या अलामात होते हैं? हम डिप्रेस तो होते हैं, लेकिन जब हम किसी को कहते हैं कि डिप्रेशन है तो उसके क्या अलामात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जज्बात में उतार चढ़ाव होता है। कोई हमारी तारीफ़ कर देता है तो खुश हो जाते हैं, कोई हमें दुख दे देता है या डांट देता है तो उदास होते हैं। ये डिप्रेशन तो कहलाएगा, लेकिन ये बीमारी के ज़िम्रे में नहीं आएगा। बीमारी के ज़िम्रे के लिए ज़रूरी है कि बंदा मुसलसल कम से कम 2 हफ्ते तक उदास हो, उसके साथ साथ उसकी जो है दिलचस्पियाँ कम हो जाएं और जिस्मानी क़ुव्वत कम हो, यानी एनर्जी की कमी महसूस करे, बाकायदा ऐसा लगे, और उसके साथ साथ जिसमें नींद और भूख में तब्दीली आ जाए, जिसकी वजह से उसकी कारकर्दगी मुतासर हो, तो हम इसको बीमारी के यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर के यानी बीमारी के ज़िम्रे में लाते हैं। और ये बहुत आम सी बीमारी है। जिस तरह से कोई दर्द से मुस्तस्ना नहीं, इसी तरह कोई डिप्रेशन से मुस्तस्ना नहीं, और ये मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। पहले तो लोग इन बीमारियों से उसको दवा समझते थे, अब लोग इलाज के लिए आते हैं, और इसका बहुत अच्छा इलाज है। जिस तरह से गाड़ी की ट्यूनिंग हो जाती है, इस तरह से हमारी डिप्रेशन का जब इलाज करते हैं तो उसकी पिकअप अच्छी हो जाती है, उसकी यादाश्त भी अच्छी हो जाती है, उसकी जिस्मानी अलामात दर्द भी भाग जाते हैं, और उसकी कारकर्दगी भी अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा मिसाल दिया है कार की ट्यूनिंग, और जिस तरह से आपने बताया कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे हमें डरना चाहिए, मुतासिर होना चाहिए, लेकिन उसका मुकाबला करना चाहिए और उसके साथ जो भी यानी इलाज करना है वो करना चाहिए। डॉक्टर सिद्दीकी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिप्रेशन की बीमारी जो माशरे में कितनी है, यानी कराची के माशरे में या पाकिस्तान के माशरे में कितनी है? वो हम कहते हैं कि बहुत है, लेकिन आपके अंदाज़े में कितनी होगी, या आपने कोई रिसर्च की होगी या कोई रिसर्च है? जी बिल्कुल। देखिए, डिप्रेशन जो जैसे डॉक्टर साहब ने जो बीमारी के ज़मरे की हम बात कर रहे हैं, एक तो हालात की वजह से लोग परेशान हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बदकिस्मती से
पूरे पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। और रिसर्च ये हमें बताती है कि हम अगर दोनों जो हैं ख़वातीन और मर्द दोनों को कंबाइन कर लें तो तकरीबन 33-34% के करीब, यानी 1/3 पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला है। इसमें थोड़ी सी वजाहत ये ज़रूरी है कि ये कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं उनमें ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा मर्दों के मुकाबले में होती है, लेकिन मर्द इससे कोई मुबर्रा नहीं है। अब अगर ये जो रिसर्च वाली फाइंडिंग्स हैं, ये ज़ाहिर है कि फ़ौरन साथ साथ कुछ पुरानी होती हैं, कुछ नई होती हैं, इन सब को कंबाइन किया जाए तो जो हालात जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में 5-10 साल में जितनी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ नेगेटिव किस्म की आई हैं, जो हालात ख़ास तौर से कराची में या WFP में हैं, उसका जो लोगों पे इम्पेक्ट हो रहा है, उसके बाद यही हम तवक्को करते हैं कि उस स्ट्रेस की वजह से ग़ालिबन जो फ़िगर मैं दे रहा हूँ, या बात लोग 40% या बाद लोग उससे भी ज़्यादा की कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि कम से कम तो हर ये कह लीजिए कि 3 में से 1 आदमी जो है या एक फ़र्द को डिप्रेशन है। तो ये इतनी कॉमन बीमारी है। तो 1/3 यानी 1/3 तो बहुत ही यानी बड़ा हिस्सा कहें। अगर पाकिस्तान की आबादी 180 मिलियन है तो उसमें आप कहते हैं कि तकरीबन 60 मिलियन जो इससे मुतासिर है। डॉक्टर अफरीदी, वह इसमें ऐसे कितने मरीज़ हैं कि जो साइकेट्रिस्ट या कोई यानी सही डॉक्टर का इलाज लेते हैं, और कितने हैं कि जो नहीं लेते, और कितने हैं जो और कहीं जाते हैं इसके हल के लिए? जो आलमी सतह पे जो तहकीक हुई उसमें देखा गया है कि नफसियाती मरीज़ जनरली 30% लोग जो है वो इलाज करने पर राग़िब ही नहीं होते, और पाकिस्तान, बांग्लादेश जो डेवलपिंग कंट्री या तरक्की पजीर मुल्क मालिक हैं, उनमें 90% अफराद जो है वो इलाज से महरूम हैं। 90%? और उसकी वजह ख़ास तौर पर यह है कि एक तो वहाँ हमारे ख़वानगी की शरह कम है, तो लोग जो है जिन बूतों और इन चक्रों में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा टाइम, पैसा ज़ाया होता है, और उसके साथ साथ काफ़ी तकलीफ़दा सूरत हाल से भी 2-4 होना पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि ज़हनी जो इलाज की सहूलियात भी इतने नहीं हैं। अब आप पाकिस्तान में तकरीबन 500 अफराद जो हैं वो माहिर नफ्सियात हैं, जिसको माहिर तिब्बे नफ्सियात हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो कि इतनी बड़ी आबादी हमारे मुल्क की 18 करोड़ की आबादी के लिए बहुत ही नाकाफ़ी हैं। और वो सहूलियात भी अगर हैं तो वो भी देखा गया है कि वो शहरों तक महदूद हैं। देहातों में हमारा तकरीबन 65% अफराद जो है देहात में रहते हैं, वहाँ तो ये सहूलियात ना होने के बराबर हैं। और इसी सिलसिले में हमने अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में एक सिलसिला शुरू किया है, करने वाले हैं, तकरीबन कंप्लीट हो चुका, कि हम टेली साइकेट्री के ज़रिए से जहाँ ये सहूलियात नहीं हैं, जैसे बदीन हो गया या हम चमन हो गया या फिर कंधार हो गया, इससे हम लिंक करेंगे इसको कि इनके इलाज भी हो सके। तो जनरली मैं यही कहूँगा कि अभी भी दूसरी एक रुकावट जो है वो ये है कि जब लोगों को डिप्रेशन होता है तो लोगों को अपने जज्बात का इजहार करना नहीं आता कि मुझे क्या है। तो वो जिस्मानी अंदाज में कहते हैं कि मुझे सर दर्द है, कमर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, पेट में दर्द है। तो वो उस जो जज्बाती जो तकालीफ़ हैं उसका इजहार जिस्मानी अलामात की शक्ल में करता है, यानी जिसको मैं ये कहूँगा कि अपने इन जो द सॉरोज़ दैट नॉट वेंट इन टीयर्स मेक अदर ऑर्गन वीक। तो अपनी जो अपनी इजहार अपने आंसुओं से नहीं करता, जिस्म के दूसरे अज़ा को रुला देता है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पेट का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सर दर्द इस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। लिहाजा ये लोग उनके पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, मैदे के डॉक्टर के पास, या फिर दूसरे डॉक्टर के। अब ये अभी बात हुई जो डिप्रेशन की या जो मायूसी की, दूसरी तरफ जो है दर्द की शिकायत है। अब ये देखा गया है कि जिसे दर्द जो है वो बहुत अरसे तक रहता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक पेन, उसमें यदि फिर और भी अलामात आते हैं। तो डॉक्टर नईम, अगर किसी यानी बहुत अरसे तक किसी किस्म का दर्द हो या सर का दर्द हो या जो भी हो, उसमें यानी डिप्रेशन कहते हैं ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा क्यों? इसकी कई वजूहात होती हैं कि दर्द और इसका एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है डिप्रेशन और दर्द का।
उसमें एक वजह तो ये होती है कि जब भी कोई आदमी किसी तकलीफ़ में होता है तो वो या तो एंक्शस होता है, बेचैन होता है, बेजारी की कैफियत होती है उसमें, और दूसरी तरफ वो डिप्रेस होता है, मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन होता है कि किसी को अगर दर्द उसका बेहतर नहीं हो रहा किसी वजह से, तो उसकी वजह से उसके जज्बात पे असर पड़ता है। फिर जाहिर है कि जब जज्बात पे असर पड़ता है तो सोच पे भी एक असर पड़ता है कि मैं ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मसला हो सकता है कि हो रहा हो, या सीरियस मसले के साथ ये कि इस डिसेबिलिटी के साथ जो दर्द भी मुझे हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ये बहुत कोई ख़तरनाक मर्ज़ ना हो, या मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियां हैं उनसे ओहदा हो सकूँगा, आगे मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजारूँगा, जो मैंने अपने बच्चे पालने हैं, जो मैंने अपना कैरियर करना है, मुझे अपने स्टडीज़ कंप्लीट करनी हैं, वो मेरा फ्यूचर मुझे नज़र आता है कि इस दर्द की वजह से रुक गया है। दूसरा एक और जो वजह होती है वो ये होती है कि ये कहा जाता है कि जब लोग डिप्रेस या एंक्शस होते हैं तो उनका जो एक परसेप्शन होता है वो भी बढ़ जाता है, कि जो दर्द की शिद्दत है वो जब लोग एंक्शस होते हैं, जब लोग डिप्रेस होते हैं, तो उस शिद्दत में, ये रिसर्च में देखा गया है, तहकीक में देखा गया है, उनको वो शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। अच्छा, तीसरी जो वजह है वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी भी वजूहात होती हैं जो दर्द को भी लेके आती हैं जिस्म में एक सिम्टम के तौर पे, एक अलामत के तौर पे, और डिप्रेशन को भी लेके आती हैं। तो वो एक कंबाइन वजह होती है जो हमारे जिस्मानी जो केमिकल तब्दीलियाँ हमारे जिस्म में होती हैं, वो एक तीसरी वजह और जो है वो हो सकती है। और फिर इसी तरह से ये देखा गया है, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह भी रहे थे, कि बहुत सी दफ़ा जो डिप्रेशन है वो दर्द की सूरत में ज़ाहिर हो रहा होता है। तो मैंने आपको 4 डिफरेंट वजूहात बताई कि क्यों इनका एक रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉमन है और क्यों बरकरार रहता है। ये बहुत ही अहम बात अभी डॉक्टर नईम ने बताई और डॉक्टर इकबाल ने बताई कि यानी इतना दर्द हो तो उससे यानी डिप्रेशन भी बढ़ जाता है मुख्तलिफ़ वजहों से। तो डॉक्टर अफरीदी, अब ये बात जैसे आपने बताई कि डिप्रेशन से दर्द होता है और दर्द से डिप्रेशन होता है, और दर्द से डिप्रेशन बढ़ता है अगर है तो, और डिप्रेशन से दर्द बढ़ता है। और आपने एक और बड़ी दिलचस्प बात बताई कि एक जो वजह है वो ये कि कुछ जिस्म के वो केमिकल्स भी। तो डॉक्टर अफरीदी, ये क्या है, ये सिस्टम क्या है कि जिस्म में क्या सिस्टम ऑल्टर होती है? जी हाँ, इस सिलसिले में मैं पहले एक स्टडी बताऊंगा। ये जो डॉक्टर डायमंड है, जो कि नेशनल हेडेक फाउंडेशन के चेयरमैन है, उसने ये कहा कि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं सर दर्द की शिकायत के साथ, उसके साथ साथ 40% को डिप्रेशन कहीं ना कहीं से वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे थे। और ये कहा गया कि जो दर्द के साथ, सर दर्द के साथ जो बंदे आएँ, उनको हमें चाहिए कि ये पहलू हम ना भूलें कि वो डिप्रेशन में मुब्तला हैं या नहीं, क्योंकि आगे चलकर उससे ख़तरनाक सूरत हाल सुसाइड की शक्ल में हो सकती है। अब ये देखने के लिए कि ये क्यों है, हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है उसमें जो ख़ास रतूबतें हैं, जिसमें सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, इसका लिंक जो है डिप्रेशन से भी है और उदासी से भी है। दूसरी बात, जो हमारे दिमाग के अंदर जो सिस्टम है, जो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस है, जहाँ से ये सिग्नल गुजरती हैं, ये भी ये रास्ता शेयर करते हैं, इसी रास्ते से गुजरते हैं। दर्द और डिप्रेशन एक रास्ता शेयर इससे गुजरते हैं, जिसकी वजह से यही होता है कि वो जो है वो स्टिमुलेशन हो जाती है, और जिस सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो लिंक है वो देखा गया है कि वो डिप्रेशन और क्या कहते हैं दर्द की अलामत के साथ साथ जाता है। ये सिर्फ सर की दर्द तक महदूद नहीं है, बाकी जिस्म के दर्द जो है उससे भी इसका लिंक है। और ये समझ लें कि इस पर एक अच्छी एक आर्टिकल में देख रहा था, उसमें लिखा था कि टोटलिटी इज़ आउट। ये हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो है जिस ये रतूबत जो है इससे लिंक है। कई काम हैं एक ही रतूबत के। एक रतूबत अगर कम हो जाए, मसलन मैं फिर वही गाड़ी वाली मिसाल दूँगा, अगर गाड़ी का ऑयल कम हो जाए तो उसके जो है बम्पर भी हिलेंगे, उसकी धुआं भी निकलेगा, और साइलेंसर से उसकी इंजन की परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी, इसका शोर भी आएगा। लिंक है ये सारे एक दूसरे से। तो ये अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है कि वो जो रतूबतों का और दिमाग के ख़ास हिस्से हैं उससे ये लिंक है। दूसरी एक अहम बात ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम भी होता है
हमारा इस पे भी बड़ा काम हुआ है कि बाज़ जी, औक़ात हाँ। हमारा जैसे एक नया मेडिकल स्टूडेंट है, उसने पढ़ लिया कि इधर कुछ हुआ तो इसका ये होगा, तो हमारा जो बिलीव सिस्टम हमारे यहाँ बताते हैं, मिसाल के तौर पर इसकी हमारे यहाँ लोगों को ये अंदाज़ा नहीं कि जो कमर का दर्द है वो पैर में दर्द की शक्ल इख्तियार कर सकता है, रेफर्ड पेन, या दिल का दर्द जो है वो हाथ की तरफ उसका इजहार हो सकता है। तो इसी तरह से बिलीव सिस्टम भी हमें बताता है कि वो ये कुछ लोगों के अंदर टॉलरेंस ज़्यादा होती है, कुछ उसको बहुत सीरियस ले लेते हैं। इमोशन का जब कंपोनेंट मिल जाता है जज्बात का, तो वो फिर एग्जेजरेटेड हो जाता है। ये बड़ी अहम बात बताई आपने डॉक्टर अफरीदी, और ये समझना ज़रूरी है कि अगर किसी को डिप्रेशन है या दर्द है, अब ये दोनों बातें ऐसी होती है कि अगर हम वो स्टेथोस्कोप लगा दें या थर्मामीटर लगा दें तो इसको नापना बड़ा मुश्किल है, वो हो ही नहीं सकता है। तो उसका मतलब नहीं है कि मरीज़ जो है सफ़र नहीं कर रहा है, वो मुतासिर नहीं हो रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई इस तरह से शिकायत करता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको सीरियसली ले, शुरू में जाने के किस वजह से है, और उसके लिए फिर ताकि हम आगे बढ़ें। डॉक्टर नईम, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको किसी भी किस्म का यानी क्रॉनिक पेन जो हम कहते हैं हो, मिसाल के तौर पर चले सर दर्द, यानी माइग्रेन जिसकी यानी आधे सर दर्द की जो बातें कुछ पहली जो टॉक्स में हुई है, किसी को सर दर्द है और किसी को डिप्रेशन भी हो गया है, तो अब आप ऐसे मरीज़ को किस तरह से अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे ताकि एक तरह से सही जायज़ा हो और सही इलाज? तो पहला कदम क्या होगा आपका? देखिए, पहला कदम तो ये होता है कि हमें सही उसकी तशख़ीस करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए भी हमारे पास ख़ास अलामात होती हैं जो ख़ास वक्त के लिए होती हैं। ये सिर्फ़ एक ये कह देना कि क्योंकि दर्द है तो डिप्रेस हो गए, ये नहीं होता। तो पहले हम उसको एक इंडिपेंडेंट तौर पे असेस करते हैं, और इसी तरह से हम दर्द को अपनी जगह पे पूरी तरह असेस करते हैं। इसकी अगर एक कॉमन सेंस में मिसाल दें कि दोनों की अपनी अपनी जगह एक है, तो अगर किसी आदमी को फ़र्ज़ करें कि टांग उसकी टूट जाए और साथ में उसको निमोनिया होगा, तो हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि अगर उसकी टांग में दर्द है तो अगर हमें शक पड़ रहा है कि ये टूटी हुई है तो हम उसको भी देखेंगे और हम उसके निमोनिया का इलाज भी करेंगे। एक को दूसरे पे तरजीह नहीं देंगे, बल्कि इस बात का इम्कान होगा कि अगर हम एक को दूसरे पे तरजीह देंगे तो वो दूसरी चीज़ भी ख़राब होने का अंदेशा होगा। लिहाजा दोनों को बैक वक्त दोनों का अपनी अपनी जगह सही इलाज होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हम पहले जो बातचीत कर रहे थे, दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, दर्द और डिप्रेशन का। तो पहली बात तो ये है कि दोनों को अलग अलग असेस किया जाता है, फिर दोनों की अपनी अपनी एक जो इलाज का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक दवाएं, अगर दवा की ज़रूरत है तो तजवीज़ की जाती है, लेकिन तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ़ दवा से बेहतर नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि जैसे किसी को अगर टांग टूट जाती है तो बाद में ये इलाज का हिस्सा है कि हम उसको वर्जिश कराते हैं ताकि उसके मसल की स्ट्रेंथ वापस आए। अब ये गोली नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब इलाज आएगा तो इलाज में भी वो तमाम तरीक़े देखे जाएंगे कि किस बीमारी में कौन कौन से ऐसे तरीक़े हैं जो मौसर साबित हो सकते हैं, और वो दोनों उनमें अप्लाई किए जाएंगे असेसमेंट के बाद। तो मेरा ख़्याल है कि दोनों का इलाज होना चाहिए, वरना रिस्क ये है कि एक दूसरे को ख़राब करेगा, दूसरी पहले को ख़राब करेगा, और हम उस साइकिल से निकल नहीं पाएंगे। डॉक्टर इकबाल, आपने कुछ देर पहले कहा कि यानी ये दोनों की जो रिलेशन है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो यानी दर्द को भी ठीक कर सकती है और डिप्रेशन को भी ठीक कर सकती है। तो कुछ दवाइयाँ आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी है और वो किस तरह से यानी दिमाग में ऐसे काम करती है कि जहाँ दर्द भी ठीक हो और डिप्रेशन भी ठीक हो? इससे पहले कि मैं इलाज पे बताऊं, मैं डॉक्टर नईम ने बड़ी बात अहम की, और मैं इस सिलसिले को जारी रखते हुए ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास मरीज़ आता है वो तकलीफ़ की हालत में, तो हम अगर कोई डिजीज़ मॉडल में उसको फिट नहीं भी कर सकते, इतना तो ज़रूर है ही इज़ एट डिसईज़। डिसईज़ का मतलब तकलीफ़ की हालत है। बहुत ही सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, और सही था, डिसईज़। अब उसकी जो है इस तकालीफ़ को हमने दूर करना है। इस सिलसिले में सोक्रेटिस ने 450 कबले मसीह में बड़ी अच्छी बात की कि द फॉल्ट ऑफ मॉडर्न फिजिशियन वुड बी दैट ही विल सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सोल, यानी
जो जदीद आगे चलकर जो लोग होंगे वो ये करेंगे कि अपने जो रूह को जिस्म से अलहदा समझेंगे, अलग-अलग इलाज करेंगे, ये वो ठीक नहीं होगा। कितनी अहम बात बताई आपने। और अब जो है इसमें हम यही कहेंगे कि हॉलिस्टिक अप्रोच हो, हमने जिस्म को, इंसान को पूरे तौर पर देखना है। एक जगह अगर किसी की उंगली मोड़ दो तो उसका जो है पेट के दर्द, वो भूख भी मिट सकती है, उसको गाने का भी मज़ा नहीं आएगा। मतलब लिंक है ये सारा। जी, अगर किसी को पेट में दर्द है और उसको बहुत लतीफ़े सुनाएं, कोई असर नहीं होगा जी। तो लिंक है सारा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी मरीज़ आए उसको हॉलिस्टिकली पूरे उस अंदाज से देखें। ये नहीं कि हमने आर्टिफिशियल अंदाज में जो डायकॉटमीज़ की है इंसान की स्पेशलिस्ट वाइज, इससे थोड़ा हटकर हमें इंसान को पूरे अंदाज में भी देखना पड़े। जी। इसी तरह इलाज के मामले में भी यही सूरत हाल है कि महज दवाइयों पे इक्तिफा नहीं करना। ग़िज़ा का भी ताल्लुक़ है तो वर्जिश का भी ताल्लुक़ है और दवाइयों का भी ताल्लुक़ है। इसकी मिसाल मैं वही दूंगा कि अगर हम सिर्फ बीज डाल दें एक ज़मीन में और ज़मीन हमवार ना हो तो भी बेकार है, अगर मौसम मुआफ़िक ना हो तो भी बेकार है। इस मौसम में आप किन्नू लगाएंगे, नहीं लगेंगे, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, ये आम का सीज़न। तो लिहाजा जब इलाज की तरफ भी आते हैं तो हम बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ डिजीज़ के इलाज में करते हैं कि बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे मिसाल के तौर पर एक वर्जिश को ही देखें। अगर जो बंदा वर्जिश करता है तो एंडोर्फिन, एनकेफिलिन रिलीज़ होते हैं। हरकत में बरकत है, पहले पुराने लोग कहते थे। अब साइंस से प्रूव हो गया, जब हम हरकत करते हैं तो एंडोर्फिन, एनकेफिलिन हमारे जिस्म में केमिकल निकलते हैं। एंडोर्फिन का काम क्या है? ये पेन किलर हैं, कुदरती दर्द को भगाने वाले। और एनकेफिलिन का क्या काम है? ये मूड को हशाश पशाश करते हैं। तो लिहाजा मैं सोच रहा था कि ये बात ज़रूर कहूँ। अब जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक़ है, खुशकिस्मती से हमारी जो दवाइयाँ हैं अब वो स्पेसिफ़िक भी हो गई और ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हैं। मतलब हमारी जो दवाई मिसाल के तौर पर, हाँ, सही। पहले ये था कि एक दवाई होती थी वो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और हिस्टामिन सबको डिस्टर्ब करती थी और साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होती थी। अब ये है कि सिर्फ सेरोटोनिन वाली दवाई है, लेकिन इसके बावजूद वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि वो डिप्रेशन को भी ठीक करती है, तो एंग्जाइटी को भी ठीक करती है, तो पेन को भी ठीक कर देती है, भूख को भी सेट कर देती है। तो एक तो ये। अब ख़ास तौर पर जो दवाइयाँ हैं इसमें हमारे यहाँ जो पुरानी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ हैं, जैसे एमिट्रिप्टालिन है, ये है तो पुराने तर्ज की सस्ती दवाई है, जिस्म के दर्द को, सर के दर्द को भी भगा देती है, जैसे पेन किलर, और लेकिन साथ साथ वो डिप्रेशन को भी ठीक करती है। लेकिन अब जदीद दवाइयाँ जो अब निकली हैं मार्केट में, जैसे डुलोक्सिटीन है, वो जो है बाकायदा दर्दों की दवाई के तौर पर प्रोमोट किया जाता है उसको, और वो दर्द को ठीक करती हैं। इसी तरह से हमारी जो बाकी दवाइयाँ हैं एंटी डिप्रेसेंट, उसमें से भी काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि दर्द को भी ठीक करती हैं और साथ साथ डिप्रेशन को भी ठीक करती हैं, खुशकिस्मती से। तो एक ही दवाई हो जो दोनों काम कुछ हद तक करें और दोनों तरफ से फ़ायदा हो। डॉक्टर नईम, डॉक्टर इकबाल ने एक्सरसाइज के बारे में बताया कि एक्सरसाइज यानी बड़ी अहम चीज़ होती है इसको ठीक करने में। अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं कि हम क्या वर्जिश करें और यानी क्या तजवीज़ करते हैं आप ताकि हमें यानी बेहतरी आए इसमें। तो आप क्या मशवरा देंगे? क्या वो यानी 2 घंटे दौड़ लगानी है या क्या करना है कि जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो, जो यानी उन बातों में जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं? देखिए, एक तो बात सिर्फ नाजरीन के लिए, क्योंकि एक ज़रा सी छोटी सी बात सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे एक दवा के 2 यूजेस में, अब आजकल अगर आप किसी से पूछ लें, एक आम जनरल पब्लिक से, कि ये एस्प्रिन क्यों खा रहा है, तो ज़्यादा लोग कहेंगे दिल के दर्द के लिए, दिल की मर्ज़ के लिए खा रहा है। हालांकि एस्प्रिन बुनियादी तौर पर दर्द की दवा थी। तो सिर्फ ये बात वाज़े करने के लिए कि एक दवा के कई इस्तेमाल हो सकते हैं। लिहाजा जैसे मिर्गी की दवा जो है वो हमारे यहाँ साइकेट्री में भी इस्तेमाल होती है, कि लोग फिर उससे परेशान हो जाते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दर्द में और डिप्रेशन में दोनों का रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमने कुछ बात की थी कि जिस्मानी केमिकल जो तब्दीलियाँ आती हैं, एंडोर्फिन की बात हुई कि उससे क्या क्या आता है। अब ऐसी बहुत सी रिसर्च आई है जिसमें ये कहते हैं कि अगर सिर्फ एक्सरसाइज की जाए तो तकरीबन डिप्रेशन की अलामात में 30% तक कमी हो सकती है, सिर्फ डिप्रेशन
की जो होती है, और जो माइल्ड डिप्रेशन होती है उसमें बेतहाशा बेहतरी आ सकती है नॉर्मल एक्सरसाइज से। आपका ये तो सवाल बहुत बड़ी बेहतरी है, बहुत अच्छी बेहतरी है और बहुत अहम है, और ये इस पे है कि जो उसके अलहदा से आपको बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं कि आपकी जो जिस्मानी सेहत बेहतर हो रही है, हाजमा बेहतर हो रहा है, दिल की हालत बेहतर हो रही है, शुगर जो है वो कंट्रोल में आ रही है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ रहा है, वो एक अलहदा है। तो हम तो सिर्फ इस एक फ़ायदे की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर लोगों को ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि शायद बहुत स्ट्रॉन्ग उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको बुनियादी तौर पे जो अहम बात है वो है बाकायदगी एक्सरसाइज में जो आप करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमें तकरीबन 30 मिनट से 45 मिनट की रोज़ाना अगर हम एक तेज़ वॉक, चहलकदमी तेज़ कर लें तो वो हमारे लिए जो है वो काफ़ी है, बजाय इसके कि हम बॉडी बिल्डिंग करें और वेट लिफ्टिंग करें, क्योंकि वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो उसका, चाहे वो टेबल टेनिस है, चाहे वो क्रिकेट है, या कोई भी ऐसी फुटबॉल है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सिर्फ एक वॉक करने में, अगर अकेले वॉक कर रहे हैं तो और चीज़ें शायद आप ना कर पाएंगे, लेकिन इसमें ये होता है कि लोगों के साथ भी आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक माइंड आपका उस लिहाज से भी जो है वो रिलैक्स हो जाता है। वॉक की स्पीड के बारे में ये होता है कि इतनी स्पीड हो जहाँ आपको हल्का सा, ज़रा सा सांस आपको हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल धौंकनी की तरह चलने लगें, या ये भी नहीं कि इतने लेजरली टहल लें। और उसमें फिर एक लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि शायद वॉक जो है वो सिर्फ सुबह ही की जाए तो फ़ायदेमंद होती है। वॉक आप किसी वक्त भी करेंगे तो वो फ़ायदेमंद होती है। एहतियात ये बताई जाती है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर खाने के बाद, क्योंकि हमारा जो तमाम खून है वो निज़ाम हाजमा की तरफ उस वक्त ज़्यादा उसका दौरानिया होता है, तो उस इसलिए, और फिर दिल पे असर पड़ सकता है, तो खाने के बाद अगर आप करते हैं तो लाइट वॉक होने चाहिए, नहीं आहिस्ता चहलकदमी करने चाहिए। और अगर आप खाली पेट है, जो ज़्यादा बेहतर है कि खाली पेट हो और ज़्यादा ज़रा तेज़ रफ्तार से करें। और जो लोग नहीं करते उनको शुरू में 10 मिनट से वो शुरू करें, कम से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहें। सुबह और शाम में फ़र्क ये होता है कि सुबह क्योंकि ज़रा पॉल्यूशन कम होती है, ज़्यादा बेहतर ऑक्सीजन होती है, तो ज़्यादा बेहतर इसलिए होती है, लेकिन उसकी कीमत पे बिल्कुल ना करना कि क्योंकि मैं सुबह नहीं कर पाया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं कुछ लोगों को ये भी कहता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो नमाज के बाद कुछ ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपकी जो भी आप ज़िक्र अज़कार, जो कुछ भी आप करते हैं, आप अपनी तस्बीह लेके उस दौरान अगर टहल लेंगे तो आपको अलहदा वक्त भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आप उसी वक्त में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। डॉक्टर अफरीदी, डिप्रेशन के इलाज में एक तो है दवाई और दूसरी एक्सरसाइज, और भी इलाज के मुख्तलिफ़ तरीके मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ी सी उस पर भी झलक डालें, जैसे हम कहें साइकोथेरेपी है या बायो फीडबैक है, तो थोड़ी सी उस पर झलक डालें कि वो क्या क्या और हम कर सकते हैं। जी, इस पे आने से पहले चूँकि डॉक्टर नईम साहब ने बड़ी अच्छी और मुफीद बातें बताई, उस सिलसिले में चंद बातें और इजाफा करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जब भी एक्सरसाइज शुरू की जाए वो कम से शुरू को, स्पीड कम हो और थोड़े से टाइम के लिए हो। और नंबर 2 ये है कि अगर हमारे मुल्क एक ही चीज़ से कई फ़ायदे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल हमारे यहाँ विटामिन डी कई ख़वातीन का ख़ास तौर पर बहुत कम आ रहा है जी। अगर सुबह के वक्त या शाम के वक्त, असर के वक्त नमाज के बाद और या सुबह की नमाज के बाद जब थोड़ी धूप निकले हो उस वक्त अगर चहलकदमी करें तो उससे फिर ये होगा कि ज़्यादा उसका असर होगा। और ये भी रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर हफ्ते में 150 मिनट वर्जिश की जाए कम से कम 5 दिन, जी हाँ, तो 58% लोगों का डायबिटीज़, शुगर से रोकथाम हो जाती है, जो कि बहुत ह्यूज रोकथाम है। तो लिहाजा उससे न सिर्फ ये है कि बीमारियों से बचा जा सकता है, और दूसरी एक अहम बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोग ट्रेडमिल लेके रख देते हैं। मैंने देखा है कि 95% लोग सिर्फ रखने के लिए देखते हो, कपड़े सूखते रहते हैं। तो उसके बजाय बेहतर ये होगा कि इस इंतज़ार में न रहें, 4-4, 6-6 मिनट की वर्जिशें करें, जब भी मौका मिले हरकत करें। और दूसरी एक बात है, अक्सर ख़वातीन या मर्द हमें कहते हैं कि काम के दौरान मेरा एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है उसका भी असर है, लेकिन जैसे घर की नमाज में और मस्जिद की नमाज में कई गुना फ़र्क है, घर के खाने में और पिकनिक के खाने में
फ़र्क है। इसी तरह से जब हम स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं और दिमाग बॉल में घुस जाती है, दुनिया से कट जाती है कि परेशानियाँ क्या हैं, तो उसका असर जहन पे और अच्छा होता है। तो लिहाजा काम के दौरान जो वर्जिश हो रही है उसे हटकर भी हमें निकालना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की दीगर ग़िज़ा का भी इससे ताल्लुक़ है। मसलन देखा ये गया है कि हम ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें ट्रिप्टोफैन या टायरामीन हों उसमें, उससे डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है। मसलन जो केला है और पनीर है, मुर्गी की कलेजी है, इसी तरह से जो है लोबिया है जिसको रेड बीन कहते हैं, उसका मूड पे अच्छा असर होता है। उससे केले से भी डिप्रेशन ठीक हो सकता है। एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टी है उसमें कि उससे सेरोटोनिन बनता है। बड़ी अहम बात है। हाँ, कुदरती। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ इलाज का जो तरीका है दवाइयों से हटकर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी साइकोथेरेपी, जिसमें एनालिटिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, इसकी रिसर्च से साबित हुआ कि दवाई से जो दिमाग में पेट स्कैन में तब्दीली आती है उतनी ही या कम से कम उसके लगभग तब्दीली आ सकती है। तो लिहाजा उसमें हम क्या करते हैं, एनालिटिकल थेरेपी में मरीज़ से गुफ्तगू करते हैं कि उसके लाशऊर में जो परेशानियां हैं उसका वो इजहार करे, वो वेंटिलेट हो। जैसे कमरे में हब्स होता है तो हम खिड़की दरवाज़ा खोलते हैं। दिमाग की खिड़की मुंह है, मुंह से आप 6 बार किसी को लतीफ़ा सुनाएं, असर ख़त्म। तो इस तरीके से वो वेंटिलेट होके वो जो हब्स होता है दिमाग में या लाशऊर में वो साफ हो जाता है। दूसरा बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें हम कहते हैं मरीज़ को कि आप अपने रवैये से डिप्रेशन और दर्द को ठीक कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे हम मिसाल के तौर एक बंदा है, वो कह रहा है कि मैं तकरीर नहीं कर सकता, हम उसको कहते हैं तकरीर करो, 8-10 बार करोगे तो सीख जाओगे। एक खातून कहती है मैं खाना नहीं बना सकती, आप बनाएंगी तो वक्त आएगा कि खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि मैं बना सकती हूँ। तो एक बंदा पार्टी में नहीं जा रहा कि मैं खुश हूं तो पार्टी में जाओ, हम कहते हैं पार्टी में जाओ तो खुश होगे। हम कहते हैं आप शिकार के लिए पहले तकलीफ उठाओगे तो आपको वो आएगा, पहले फल लगाओगे, पौधे लगाओगे तो फल मिलेगा। तो हम वो उसकी इस एंगल को चेंज करते हैं कि रवैये से। तीसरा जो तरीका है वो है कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें हम फहम ठीक करते हैं, समझ ठीक करते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने जो आपको चीज़ें दी हैं उसको भी सोचें और अपनी टनल विजन नहीं करें कि एक जगह आपकी सुई अटकी हुई है कि फ़लान जगह रिश्ता नहीं हुआ, फ़लान नौकरी निकल गई। तारीख़ ने साबित किया है कि महमूद गज़नवी 16 हमलों में नाकाम हुआ तो इतना मशहूर हुआ, और ये भी देखा गया है कि एक बंदा अदाकार की हैसियत से आता है तो नाकाम हो जाता है, गुलकार बन जाता है, जैसे ए नैयर। इसी तरह हमारे जो वो हैं नदीम है, एज ए गुलकार नाकाम हो गए लेकिन बेहतरीन किस्म के एक्टर बन गए। एक बैटिंग के लिए आता है तो बॉलर बन जाता है, बॉलर बनता है के लिए आता है तो बैटिंग हो जाता है। तो ये एक नाकामी को डज़ नॉट मीन ऑलवेज़ फेल्योर। तो लिहाजा एक जगह नाकाम हो गई तो दूसरी कई राहें और खुली हैं, इस सोच को ठीक करते हैं। और इस सिलसिले में मैं एक मज़ीद बात कहूँगा कि हम लोग सोच को, समझ को ठीक नहीं रखते। हमारे पॉलिटिशियन जो हैं पैसे जमा कर रहे हैं एट द कॉस्ट, और डॉक्टर भी एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ। फिर बाद में वो पैसा लगाते हैं हेल्थ को रिस्टोर करने पे, वो ठीक नहीं होता। इस फहम को अगर हम ठीक करें कि भाई मैं जो है इतना ही चाहिए, जो मेरी ज़रूरियात हैं, ये पैसे इधर ही रहने हैं, लिहाजा हमें जो है अपने लिए जो अच्छी सोच रख रहा हूँ, अपने दोस्त के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए भी सोच अच्छी रखूँ तो मसले ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बातें आपने बताई डॉक्टर आफरीदी। डॉक्टर नईम, आप हमारे नाजरीन और उन मरीज़ों के लिए आपकी जो हम कहते हैं फ़ाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस क्या होगी कि जिन्हें यानी बहुत दर्द भी होता है और उसके साथ डिप्रेशन भी होता है, उन्हें हम जो कहते हैं फ़ाइनल वर्ड्स ऑफ आखिरी यानी मशवरा, आखिरी एडवाइस क्या होगी? 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो सिर्फ़ एक बात को वजाहत करने के लिए जो मज़हब पे यकीन रखते हैं कि ये तो हमारे कुरान शरीफ का फरमान है कि कोई ऐसी बीमारी उतरी नहीं जिसकी शिफा ना हो। तो इसमें कोई नाउमीदी वाली बात नहीं है कि अगर आप बहुत दिन से एक बीमारी में मुब्तला हैं या 2 बीमारियों में मुब्तला हैं तो आप ठीक नहीं होंगे। ये हो सकता है कि आज मुझे इस बात का या मुझे इल्म नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को उस बीमारी का इलाज मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हों, या हम दोनों के पास आज नहीं है लेकिन कल उसका इलाज। इतनी बेतहाशा तहक़ीक़ ख़ास तौर से उन बीमारियों के बारे में हो रही हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं कि वो कैसे ठीक हो सकती हैं। तो कोई ऐसी नाउमीदी वाली बात नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आपका यकीन होना चाहिए कि आप ठीक हो सकते हैं तो आप ठीक
हो जाएंगे। और उसमें जो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बराए मेहरबानी आप अपनी दवा ख़ुद ना तजवीज़ करें, क्योंकि उसके लेने से जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उसको ख़राब कर रहे हों। ये बात मैं ख़ास तौर से इसलिए भी कह रहा हूँ कि जैसे शुरू में आपने बताया था कि मैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट में काम करता हूँ, तो बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके गुर्दे इसलिए फ़ेल होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी बेतहाशा जब उनका दिल चाहता है वो पेन किलर बिल्कुल चने मटर की तरह खा रहे होते हैं, ये समझ के कि बस हम ठीक हो रहे हैं, और इसका ख्याल नहीं कर सकते कि वो जो मामूली तो नहीं उनके लिए उस वक्त बहुत शदीद है, जिस दर्द से वो निजात पाना चाहते थे अब वो उससे ज़्यादा बुरी मुश्किल में फंस गए हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके करीब जो अच्छा मुआलिज है उससे मशवरा करें और इस यकीन के साथ करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ ने आपकी इस बीमारी से शिफा लिखी है और इंशाअल्लाह आप भी बेहतर होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। डॉक्टर अफरीदी, डॉक्टर सिद्दीकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी स्टूडियोज़ में आए और हमारे नाज़रीन से इस बड़ी अहम बात पर आपके ख़यालात शेयर किए। नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा कि डिप्रेशन एक आम यानी काफ़ी लोगों में होती है, और ऐसा दर्द के जो मुसलसल रहे जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक पेन, चाहे जिस्म के कोई भी हिस्से में हो, ये भी आम है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें साथ होती है तो ये देखा गया है कि अगर बहुत दर्द हो तो उससे डिप्रेशन पैदा हो सकता है, और अगर जिसे डिप्रेशन हो तो वो दर्द की शिकायत भी ज़ाहिर करके अपने डिप्रेशन का इज़हार करता है। और जब किसी को दोनों बीमारी साथ में हो, जो भी हो सकती है, तो मामला जो है ऐसा होता है कि उसको सही तरह से जायज़ा लेना, सही तरह से डायग्नोसिस पर आना और सही तरह से इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है सिर्फ दवाई का ही हिस्सा नहीं है, लेकिन और भी चीज़ें हैं कि जो हमारे मेहमानों ने आपको बताया। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि दवाई जो है कुछ हद तक तो दर्द के लिए कोई भी ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप ऐसी दवाई लेके जब जो दवाई जाकर जहर बन जाए। दवाइयों के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, वर्जिश है और इलाज के तरीके हैं जो इस बीमारी में, इन बीमारियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे मरीज़ को बेहतरी आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।